नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया था। आशा करते हैं वो पांचों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो शहरी स्थानीय सरकार है वो किस तरीके से बनी है, उसका स्ट्रक्चर बताना है हमें यहाँ पर। तो देखो, अगर मैं भारत में शहरी स्थानीय सरकार की बात करूं तो ये 1992 में स्थापित की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार के अंडर में ही ये सारी चीज़ें आती थी। तो भारत में शहरी स्थानीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कौन से संशोधन से हुई थी? 74 नंबर के संशोधन से हुई थी। अब इसकी विशेषताएं क्या है वो देखते हैं हम। तो देखो, शहरी स्थानीय प्रशासन की सबसे पहली जो चीज़ है वो है नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े बड़े महानगरों के लिए नगर निगम का निर्माण किया गया है। इसके जो सदस्य होते हैं वो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो विभिन्न वार्डों में से चुने जाते हैं। इसके जो मेन मेन अधिकारी होते हैं वो होता है, एक मेयर होता है, एक डिप्टी मेयर होता है, जो चुने गए पार्षदों में से ही होते हैं। महापौर यानी कि मेयर जो है जितनी भी काउंसिल की बैठक होंगी उसे संचालित करेगा और जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो ये लेंगे। प्रशासनिक प्रमुख की बात करोगे तो जो नगर पालिका आयुक्त होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि नगर पालिका जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहते हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है और ये सारी शक्तियों को मैनेज करते हैं। तो अगर आप शहरी संस्थाओं को पढ़ोगे, शहरी निकायों को पढ़ोगे तो सबसे पहले नाम आता है नगर निगम का। जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ का शासन और प्रशासन कौन चलाता है? नगर निगम चलाती है। नगर निगम के मेंबर कौन होते हैं? तो पहले चुनाव होता है, चुनाव में पार्षद चुने जाते हैं। अब जो ये पार्षद चुने जाते हैं ये अपने ही में से कुछ मेंबर्स को क्या करते हैं, अलग अलग वार्ड से इसके सदस्य बना देते हैं। फिर इनमें से एक सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो मेयर होती है, और मेयर के बाद डेप्यूटी मेयर होते हैं, उप महापौर होते हैं। महापौर सारी की सारी बैठक चलाएंगे और इनको जो प्रशासनिक सुविधा मिलेगी वो राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी, जिनके लिए एक नगर पालिका कमिश्नर रखा जाएगा। दूसरे पे होती है म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाएं। इनका उद्देश्य क्या होता है? मध्यम आकार के शहरों के लिए, यानी कि बड़े आकार के शहरों के लिए नगर निगम होगा, मध्यम आकार के शहरों और कस्बों के लिए नगर पालिका होगी। इनके भी जो मेंबर होते हैं वो पार्षद चुने हुए होते हैं। इनका चयन नगर पालिका के अलग अलग वार्डों से होता है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं, और एक वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। एक कार्यकारी अधिकारी होता है जो डेली रूटीन के काम देखता है। तीसरे नंबर पे आती है नगर पंचायत। ये वो क्षेत्र हैं जो पहले ग्रामीण थे, अब शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं, उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नगर पंचायतें होती हैं। इनके भी जो चुने हुए सदस्य होते हैं अलग अलग वार्ड से लीडरशिप करते हैं। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। यानी कि देखो, बड़े शहरों के लिए नगर निगम होगी, मध्यम आकार के शहरों के लिए नगर पालिका होंगी, और जो गांव से शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं उनके लिए नगर पंचायतें होंगी। अन्य विशेषताएं क्या हैं? बड़े बड़े नगर निगम में वार्ड स्तर पर वार्ड कमेटियां होती हैं, ताकि जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उन्हें और अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। महिलाओं, एससी एसटी के लिए आरक्षण रखा गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। स्थानीय कर लगाने और राजस्व उत्पन्न करने की इनकी शक्तियां हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 12 में सारी की सारी पावर लिखी हैं कि नगर पालिकाएं क्या काम कर सकती हैं, नगर निगम क्या काम करेंगे, सब संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। संक्षेप में शहरी स्थानीय सरकार का जो स्ट्रक्चर है, इसका उद्देश्य यह है कि शहरी प्रशासन को और ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक रूप से आगे बढ़ा सके। यह शहरी निवासियों को ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और उनकी जो समस्याएं हैं वो लोकल स्तर पर ही हल की जा सकें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शहरी भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की व्याख्या कीजिए। तो स्मार्ट सिटी में जो मिशन है ये भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो चुनिंदा शहर हैं, यानी कि जो 100 शहर लिस्टेड किए गए हैं, उनमें उन्हें स्मार्ट बनाया जाए, वहाँ पर डिजिटल पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा हो, शहरी क्षेत्रों में विकसित किया जा सके, वहाँ के लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसमें 100 जो शहर हैं उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें हम स्मार्ट बनाएंगे, वहाँ पर डिजिटली उन्हें वहाँ पर डेवलप करेंगे और जितनी भी सुविधाएँ हैं वो बढ़ावा देंगे।
तो स्मार्ट सिटी मिशन का पहला घटक यह है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शहरी सेवाओं को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा, स्मार्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा, स्मार्ट मॉनिटरिंग की जाएगी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का विकास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को घर बैठे ऑनलाइन ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ताकि जो फाइल वर्क है वो कम से कम हो, लोगों को सरकारी कार्यालयों के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े। दूसरी बात यह स्मार्ट सिटी मिशन का कि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, अच्छे से यातायात प्रबंधन किया जाएगा, कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़कें पुल निर्माण किया जाएगा, जल आपूर्ति 24/7 होनी चाहिए, सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए और कचरा प्रबंधन में सुधार होना चाहिए। ये स्मार्ट सिटी मिशन के घटक हैं। तीसरी बात यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, ताकि जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो स्मार्ट सिटी हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो इंडस्ट्रिस्ट हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करें, नवाचार करें और स्टार्टअप लगाएं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में भी सुधार किया जाएगा। प्रत्येक चुने गए शहर के लिए एक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और शहर की क्या क्या आवश्यकताएं उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इसके लिए काम करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन का लाभ यह है कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में अच्छे सुधार होंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। निष्कर्ष ये निकलता है कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत की शहरी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन शहरी निवासियों के जीवन को सरल बनाता है, सुविधापूर्वक बनाता है और कॉम्पिटिटिव बनाता है शहरों को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो डिजिटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ट्रांसपेरेंसी उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शहरी स्थानीय सरकार के सामने चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन सेकंड एआरसी की सिफारिशें क्या थी ये बताओ। यानी कि भारत में द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार था, जिसे हम एआरसी बोलते हैं शॉर्ट में, इसने भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए कुछ सिफारिशें की थी और इनमें यह था कि शहरी स्थानीय सरकार की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए क्या क्या सिफारिशें करी थी। तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भैया शहरों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों में कैसे निपटा जाए। इसके लिए सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था। तो देखो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में कहा गया था, सबसे पहली बात यह है कि शहरी निकायों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पास उतना पैसा नहीं है जिससे अपनी सेवाओं को और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करें। तो सिफारिश ये की गई थी कि जो टैक्स है, जो राज्य सरकार टैक्स लेती है, उनमें से कुछ टैक्स जो है स्थानीय शासन को और ज़्यादा दिए जाएं, क्योंकि स्थानीय करों में जो वृद्धि होगी, नए नए कर आएंगे, नए टैक्स आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो उतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा शहरी निकायों में अक्सर क्या होता है, ऐसे कर्मचारी नहीं होते हैं जो ट्रेंड हों, कुशल हों, जिससे वहाँ की जो प्रशासनिक कुशलता है वो प्रभावित होती है। तो सेकंड एआरसी में ये सिफारिश की गई थी कि अगर हमें प्रशासन में सुधार करना है तो कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि उनकी क्षमताओं का निर्माण हो सके और वो नई नई तकनीकों को सीख पाएँ। शहरी प्रबंधन में तीसरी चुनौती यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिम्मेदारी की बड़ी कमी है। तो सिफारिश ये थी कि सूचना का अधिकार दिया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जाए और ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा शहरों में समस्या ये थी कि लोग जो हैं वो योजनाओं में भागीदारी नहीं कर रहे थे। तो सेकंड एआरसी ये कह रही है कि लगातार जन सुनवाई होनी चाहिए, वार्ड सभाएं होनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सकें। योजनाबद्ध विकास की कमी, शहरों में जो विकास है वो योजना के माध्यम से नहीं हो रहा। तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि शहरों का जो विकास है वो मास्टर प्लानिंग से होना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि शहरी स्थानीय सरकार की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एआरसी की जो सिफारिशें हैं ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर इन्हें हम लागू करें तो रियल में बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो कागजों में ही पड़ी रहती हैं और ग्राउंड लेवल पर उस पर काम हो ही नहीं पाता है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम क्या था, उसके क्या क्या प्रावधान थे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो 1992 में भारतीय संविधान में 74वां संशोधन हुआ और इसने पूरे के पूरे जो हमारी पॉलिटिक्स का सिस्टम है उसे बदल दिया। जहां गांव के लिए ग्राम पंचायतें 73वें संशोधन से आई, तो वहीं 74वें संशोधन से नगरों के प्रशासन के लिए स्थानीय सरकार का गठन किया गया। तो 74वें संशोधन में सबसे पहली चीज़ क्या की गई, स्थानीय सरकार का गठन किया गया, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के रूप में 3 प्रकार के शहरी निकायों का गठन किया गया है, जो अलग अलग जनसंख्या के आकार के हिसाब से जो बड़े शहर हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ नगर निगम होगा, जो मध्यम आकार के शहर हैं वहाँ नगर पालिका होगा और जो अभी गांव शहर की ओर बढ़ रहे हैं वहाँ नगर पंचायतें होंगी।
इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, यानी कि संविधान द्वारा मान्यता दी गई है शहरी निकायों को 74वें संशोधन के माध्यम से। 74वें संशोधन में यह भी कहा गया कि पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी कर सकें, क्योंकि पहले कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी दबंगई का प्रयोग यहाँ पर करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 74वें संशोधन में यह कहा गया कि स्थानीय शासन में एससी, एसटी और महिलाओं की सीटों का रिजर्वेशन किया जाएगा, ताकि समानता को बढ़ावा मिल सके। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 12। टोटल इसमें 12 है, जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थीं। तो 12वीं अनुसूची में बताया गया कि कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जैसे शहरी नियोजन, जल की आपूर्ति, स्वच्छता, ये सब जो काम है ये स्थानीय निकायों के ही हैं। इसके अलावा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो यह देखेगा कि शहरी स्थानीय संसाधनों को किन किन जगह से पैसा मिल सकता है, और अगर पैसे की कमी हो तो और कहाँ से पूर्ति करवाई जा सकती है। शहरी निकायों के चुनाव के लिए, जैसे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होते हैं, मुंबई में बीएमसी के चुनाव होते हैं, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। 74वें संशोधन में मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ताकि शहरी विकास को बढ़ावा मिले। निष्कर्ष ये निकलता है कि 74वां संशोधन अधिनियम 1992 न सिर्फ भारत के शहरी शासन को बढ़ावा देता है, बल्कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा कि ई सरकार और ई शासन के बीच में क्या अंतर है, यानी कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस, दो वर्ड हैं, एक ई गवर्नमेंट है और एक ई गवर्नेंस है। इन दोनों के बीच में क्या अर्थ है? तो पहली बात तो यह है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार करना है और सरकारी सेवाओं की पहुंच जन जन तक पहुंचाना है। अब हम ई गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ई गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी प्रक्रियाएं, इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, ताकि जो सरकारी कामकाज है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो भाई ई सरकार का मतलब क्या है, ई गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सरकारी सेवाओं को डिजिटली रूप में लेकर आना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाओं का जितना ज़्यादा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, उतना ही सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान होगा, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, नागरिकों को सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी, जिससे लोगों की समय में भी बचत होगी। जितना भी सरकारी विभाग है और नागरिकों के बीच की जो बातचीत है सरल बनाता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेल कर सकते हो। उदाहरण, ऑनलाइन कर भुगतान कर सकते हो, पासपोर्ट सेवा पोर्टल है, भूमि रिकॉर्ड का ऑनलाइन प्रबंधन है, ये सब ई गवर्नमेंट में आता है। ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस में क्या है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है, अधिक उत्तरदायी बनाता है। इसमें तकनीकी सुधार भी हैं और प्रशासनिक सुधार भी हैं। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के शासन प्रणाली में पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके, अच्छे से अच्छे शासन किया जाए। इवन अब तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी लाइव दिखाई जा रही है। दायरा ये नागरिकों को, व्यावसायिक समुदायों के बीच में गतिविधियों को बढ़ावा देता है और अच्छे से अच्छे नीतियों का कार्यान्वयन करता है। उदाहरण क्या है, सार्वजनिक शिकायत पोर्टल है, ई ग्राम पंचायत पोर्टल है, नीति निर्माण के लिए ऑनलाइन फोरम है, ये सब ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि ई सरकार सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवा रही है, जबकि ई शासन जो है वो शासन प्रणाली में सुधार लाने की बात कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे रहा है, करप्शन कम करने में योगदान दे रहा है। जैसे सीधे डिजिटली अब क्या हो रहा है, जितने भी सरकार की सहभागी वो हैं सेवाएं हैं वो डायरेक्ट जो हैं खातों में आ रही हैं। जिस तरह की सरकार सब्सिडी दे रही है वो सीधे खातों में आ रही है, जबकि पहले चक्कर लगाने पड़ते थे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया आपके पेपर में तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ।